हेलो गाइस, मेरा नाम है तेज पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस बुक का चैप्टर 15 का पार्ट 2 है ये। इसका चैप्टर का नाम है सम नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, सो इसके लास्ट वाले पार्ट में उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली थी। हम लोग ने ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज को टॉपिक वो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज वाला टॉपिक इस वीडियो से शुरू करने के लिए बोला था हम लोगों ने। इस वीडियो में हम लोग यही वाला टॉपिक शुरू कर देने वाले हैं। इसमें पहले में ही एक एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में कुछ नहीं ज़्यादा, आप लोग बस एक जैम का जार लेना है। उसके बाद उसके अंदर आप लोगों को कार्डबोर्ड लगा देना, मतलब कार्डबोर्ड का पीस लगा देना उसके ऊपर छोटा सा, और उसके अंदर आप लोगों को जो पेपर क्लिप होती है ना, वो ले लेनी है। उसको एकदम खोल देना, मतलब पूरा स्ट्रेच कर देना, एकदम स्ट्रेट बना देना है। उस पेपर क्लिप को थोड़ा सा एक एंड से थोड़ा सा मोड़ के उसके अंदर 2 एल्युमिनियम फॉइल डाल देनी है। कुछ इस प्रकार से आप लोगों को उसके अंदर डालना है। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसे डाल कर दिया गया है। एल्युमिनियम फॉइल 2 डाल दी गई है। इसके बाद आप लोग को एल्युमिनियम फॉइल डालने के बाद आपको देखना है, मतलब उसको फिर से क्या करना है, एल्युमिनियम फॉइल डालने के बाद उस पेपर क्लिप को अंदर डालना है हम लोगों को। ठीक है, उस पेपर क्लिप को अंदर डाल दीजिए। छोटे से होल बनाना होगा। मैं बताना भूल गया कि आप लोगों को उस कार्डबोर्ड के अंदर छोटा सा होल बना के पेपर क्लिप को कार्डबोर्ड के बीच में डाल देना है। जैसे इसने किया है ना, वैसे ही आप लोगों को कर देना है। उसके बाद आपको एक चार्ज रिफ़िल लेनी है, पेन रिफ़िल लेनी है। अगर आपको नहीं पता कि चार्ज पेन रिफ़िल क्या होती है, तो इस सब चीज़ों के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। आप लोग जाके उसको देख सकोगे, यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। फिर यहाँ पे आप लोगों को एक चार्ज रिफ़िल लेनी है। फिर जो ये पेपर क्लिप का एक ऊपर वाला पॉइंट है, मतलब एंड है ना, ऊपर वाला जो एंड है उसके साथ, और जो ये चार्ज रिफ़िल है, इन दोनों को मिलाना है ऐसे करके कुछ। उसके बाद आपको देखना होगा कि जो ये रिफ़िल है, सॉरी, ये एल्युमिनियम फॉइल है, वो क्या इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है या फिर इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होती है। वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्या चीज़ होती है, आपको ये चीज़ चेक करनी है। Aluminium foil strips receive the same charge from the charge refill। ठीक है, जो एल्यूमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप होती है ना, जो एल्यूमिनियम फॉयल की स्ट्रिप है, वो सेम चार्ज रिसीव करेगी चार्ज रिफिल से ही। ठीक है, जैसे जो एल्यूमिनियम फॉयल की जो स्ट्रिप होगी, वो सेम चार्ज दोनों लोग एक दूसरे के साथ, दोनों को लोगों के पास एक जैसा ही चार्ज आएगा थ्रू द पेपर क्लिप की मदद से दोनों के पास सेम चार्ज जाएगा। रिमेंबर दैट द मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये रिमेंबर करके रखना होगा कि जो मेटल्स होते हैं वो एक गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, the strips carrying similar charges repel each other and they become wide open। हम लोगों को फिर क्या होता है, अब इसमें क्या, इस एक्टिविटीज़ में क्या रिजल्ट आता है कि एक दूसरे को वो दोनों रिपेल करेंगे और एकदम मतलब फैल जाएंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे तो फैलेंगे ना, तो रिपेल करने का मतलब फैल जाएंगे, तो फैल जाएंगे दोनों सब लोग। सच अ डिवाइस कैन बी यूज टू टेस्ट वेदर एन ऑब्जेक्ट इज कैरिंग अ चार्ज और नॉट। सो देखो, आप लोग को इसको कैसे चेक कर सकते हो, इसमें लिखा है कि आप लोग ऐसे डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि चार्ज ऑब्जेक्ट है कि नहीं। मतलब ये जो चीज़ हम लोग ने बनाई है ना, उसको आप चेक कर सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोस्कोप। अब जो ये डिवाइस हम लोग ने बनाया है, वो होता है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसकी मदद से हम लोग चेक कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। ठीक है, अब ये देखो, इसमें हम लोगों को क्या करना होगा। जैसे इसने यहाँ पर पेन की रिफिल ली है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। और जैसे हम लोग ने बैलून ले लिया, एक चार्ज्ड बैलून ले लिया हम लोग ने, अपने सर के ऊपर रगड़ो उस बैलून को और देखोगे चार्ज जाएगा। फिर वो चार्ज बैलून को आप इसके ऊपर रखोगे, दोनों फिर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हम लोग कोई अनचार्ज बॉडी जैसे लेते हैं सपोज, तो हम लोग अनचार्ज बॉडी ली और इसके साथ हम लोग ने रखा, रिफिल के साथ हम लोग ने, सॉरी रिफिल कह रहा हूँ, पेपर क्लिप के साथ हम लोग ने उसको रखा। तो क्या हो सकता है कि वो दोनों एक दूसरे के अंदर अट्रैक्ट हो रहे हो, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है,
कि हो सकता है कि कोई रिजल्ट ही ना निकल के आए, ठीक है। दस वी फाइंड दैट इलेक्ट्रिकल चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट। हम लोग ये हम लोग इसकी वजह से क्या पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं वो ट्रांसफ़र किया सकते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट की मदद से, मतलब सॉरी, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटल कंडक्टर की तरफ को, ठीक है। इसके यहाँ क्या लिखा है कि इस एक्टिविटी से हम लोग ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं ना वो ट्रांसफ़र कर किस तरह से किए जा सकते हैं, एक चार्ज ऑब्जेक्ट से दूसरे मेटेलिक कंडक्टर की तरफ को। टच द एंड ऑफ द पेपर क्लिप जेंटली विद हैंड्स एंड यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल टिप्स। आप लोगों को अपनी उंगली यूज़ करनी है, उस रिफिल की जगह अपनी उंगलियों को रखना है, ठीक है, मतलब सॉरी हैंड को रखना है। तो आप लोग अपने हाथों से उस एक दूसरे एंड को, जो खाली एंड है उसको आपको छूना है। पेन रिफिल की जगह आपको अपने हाथ को रखना है उसकी जगह। यू विल फाइंड अ चेंज इन द फॉयल स्ट्रिप। आपको जो है फॉयल स्ट्रिप में चेंज देखने को मिल जाएगा। दे कम बैक टू दियर ओरिजिनल स्टेट। वो क्या होगा, वो लोग आपकी तरफ ना अट्रैक्ट होंगे ना आपके से दूर भागेंगे, वो लोग अपनी ओरिजिनल स्टेट पे आ जाएंगे। रिपीट चार्जिंग ऑफ द फॉयल स्ट्रिप एंड टचिंग द पेपर क्लिप, टचिंग द पेपर क्लिप। इसी को हम लोगों को फॉयल स्ट्रिप्स के साथ भी करना होगा, ठीक है। उस पेपर क्लिप के हम लोग को तरह तरह के ऑब्जेक्ट से इसको करना होगा। अब इसने क्या किया, उसकी हम लोग के हाथ की जगह है उसने रख दिया है फॉयल स्ट्रिप्स। अब ऐसे ही आपको बहुत सारे हर एक ऑब्जेक्ट से कर सकते हो आप लोग, और चेक कर सकते हो कि वो ऑब्जेक्ट चार्ज है कि नहीं। अगर वो देखो, अगर आपकी तरफ मतलब सॉरी अट्रैक्ट नहीं होगा तो रिपेल हो जाएगा, यानी कि अगर आपको रिपेल करेगा, आपसे दूर भागेगा, दोनों चीज़ एक दूसरे से दूर भागेंगी। जैसे सपोज यहाँ पर हम लोग ने पेन की लिड ली थी, ठीक है, उसने एक दूसरे वो और जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो एक दूसरे से दूर भाग रहे थे, तो यानी कि एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वो चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर नहीं है, जैसे आपका हाथ इसने रखा, सो वो एक चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है। सो इसी वजह से वो जो एल्यूमिनियम फॉइल थी वो एक मेटल है, और मेटल एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं हुआ, और कुछ भी आपका हाथ भी एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसी वजह से दोनों लोग एक अपनी ओरिजिनल स्टेट पे रह गए। कोई भी उनके अंदर उनके रिजल्ट में कुछ भी निकल के नहीं आया, क्योंकि दोनों के दोनों ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थे, ठीक है। एवरी टाइम यू विल फाइंड दैट द फॉयल स्ट्रिप्स कोलैप्स एज सून एज यू टच द पेपर क्लिप विद द हैंड। आप लोग देखोगे कि जब भी आप अपना जो फॉयल स्ट्रिप होती हैं वो कोलैप्स कर जाएंगी, यानी कि एक दूसरे से चिपक जाएंगी एज यू टच द पेपर क्लिप विद द हैंड। जब अपने हाथ के साथ उसको टच करोगे तब देखोगे कि जो जो फॉयल होंगी, जो एल्यूमिनियम फॉयल होंगी अंदर, वो एक दूसरे से कोलैप्स कर जाएंगी, ठीक है। वाई डज इट हैपन, अभी क्यों हो रहा है? द रीजन इज दैट फॉयल स्ट्रिप लूज द चार्ज ऑन द अर्थ टू द अर्थ थ्रू योर बॉडी। आप लोग की बॉडी की मदद से वो जो चार्ज उसके अर्थ में था, जो अर्थ से उसको चार्ज मिला था, वो अब खो बैठती है। मतलब जो फॉयल होती है ना, फॉयल स्ट्रिप जो होती है ना, वो खो बैठती है। क्या चीज़ खो बैठती है? वो जो उसको चार्ज मिल रहा था ना, जो अर्थ से उसको चार्ज मिल रहा था, ग्राउंड से उसको जो चार्ज मिल रहा था, वो चीज़ वो खो बैठती है, और आपकी बॉडी की मदद से उसको चार्ज मिलने लग जाता है। मतलब आप नहीं समझोगे अभी, इसलिए फिर से बताता हूँ आप लोगों को। ये एल्युमिनियम फाइल है और ये ग्राउंड है, ठीक है। इससे जो उसको चार्ज मिल रहा था, और जो आपके हाथ रखा है जो आपने, ठीक है, जो इसको चार्ज मिल रहा था इससे, वो मिलना बंद हो जाता है जब अपना 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 हाथ आप उस पर उस पेपर क्लिप पर रख देते हो, ठीक है। तो तब आपको इससे उसको जो एल्युमिनियम फॉइल होती है उसको चार्ज मिलना बंद हो जाता है। वी से दैट फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज, ठीक है। हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फॉयल स्ट्रिप होती हैं वो अब डिस्चार्ज हो चुकी हैं, यानी कि वो अब चार्ज नहीं रह गई हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग अ चार्ज फ्रॉम अ चार्ज ग्राउंड ऑब्जेक्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड द अर्थिंग, ठीक है। अब अर्थिंग, यहाँ देखो सबसे मस्त अपने बहुत ही कॉमन वर्ड है ये अर्थिंग। द
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग। अब ये देखो डिस्चार्ज और अर्थिंग क्या होते हैं, दो शब्द, इन दोनों शब्दों को पढ़ना होगा। अब क्या होते हैं मैं बताता हूँ। वी सेड दैट द फॉयल स्ट्रिप्स आर डिस्चार्ज। अब ये जो हम लोग ने किया कि जो अर्थ से जिसको चार्ज मिल रहा था, एल्यूमिनियम फॉयल को अर्थ से चार्ज मिल रहा था, तो उसकी वजह से जैसे ही हम लोग हाथ रखे अपना उस पेपर क्लिप पे, वो चार्ज मिलना उस एल्यूमिनियम फॉयल को बंद हो गया अर्थ से। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो एल्यूमिनियम फॉयल होगी वो डिस्चार्ज हो चुकी है। अब द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज, जो वैसा प्रोसेस जो जिसमें ऐसा कहा जाता है कि ऐसा प्रोसेस जब हम लोग कहते हैं कि एक चार्ज ऑब्जेक्ट, ठीक है, सॉरी, एक चार्ज ऑब्जेक्ट जब एक अर्थ को चार्ज भेजता है ना, तो उसे हम लोग अर्थिंग कहते हैं। अर्थिंग अभी आपको नहीं समझाएगा। सपोज ये चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हम लोग की अर्थ है, ठीक है। सो जब ये चार्ज ऑब्जेक्ट अर्थ को अपना चार्ज भेजता है, अपना चार्ज, ठीक है, भेजता है चार्ज अर्थ को, तब इसे हम लोग कहते हैं अर्थिंग। ठीक है, इसी प्रोसेस को। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग टू प्रोटेक्ट अस फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक्स ड्यू टू एनी लीक ऑफ इलेक्ट्रिकल करेंट। ठीक है, अर्थिंग इज प्रोवाइडेड इन बिल्डिंग। जो अर्थिंग होता है वो हम लोग को बिल्डिंग्स में मिलता है, क्योंकि ताकि हम लोग प्रोटेक्ट रह सकें, हम लोग बच सकें उन इलेक्ट्रिकल शॉक से। और ये इलेक्ट्रिकल शॉक्स कहाँ से आते हैं, जब कोई इलेक्ट्रिकल करंट लीक कर रहा हो, इलेक्ट्रिकल करंट का कहीं लीक हो रहा हो, तो इसलिए ये अर्थिंग होता है बिल्डिंग्स में खासकर। अब क्या कहने का मतलब यहाँ पे, जो अर्थ होती है वो भी थोड़ा सा चार्ज होती है, और हम लोग का जो चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए, जैसे फ्रिज टीवी सब हो गए, जो भारी मात्रा में वोल्टेज लेते हैं आपकी इलेक्ट्रिसिटी का, वो भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी का वोल्टेज ले जाते हैं। जो टीवी फ्रिज हो गए सब, ठीक है, वो हाई वोल्टेज लेते हैं। सो अगर जब जो है कहीं से, या फिर हम लोग इस टीवी और फ्रिज की बात ही नहीं करते हैं, ठीक है, इन सब की बात नहीं करते, थोड़ा आसान वे में लेते हैं। इसने लिखा है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल करंट का लीकेज हो। अब कहीं जैसे तार ओपन है, ठीक है, खुला तार है और उसमें से करंट पास हो रहा है, तो खुला तार मतलब तार कट गया है, ठीक है, बीच से तार कटा हुआ है, किसी जगह का तार बीच से कट गया है, वो तो हो गया ना खुला तार, और करंट पास हो रहा है उसमें से, तार में से, तो इसका मतलब खुला करंट जा रहा है। सो इसकी वजह तो उसके अंदर भी कुछ चार्ज प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब वो चार्ज जब अर्थ के अंदर भेजा जाता है, यानी कि अर्थ पे चार्ज वो भेजा जाएगा, तो क्या होगा, उससे अर्थिंग हो जाएगी, अर्थिंग प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अर्थिंग होने लग जाएगी। सो इसी वजह से बोला जाता है कि कभी भी किसी तार को खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, मतलब खुला तार रहेगा ना तो अर्थिंग हो जाती है, अर्थिंग हो जाती है, क्योंकि जो चार्ज होता है ना वो भेजा जा सकता, तब जो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या इलेक्ट्रिकल चीज़ होगी वो अपना चार्ज अर्थ की तरफ भेजेगी। ठीक है, तो इससे जो है अर्थिंग हो जाती, लेने लग जाती है, और आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग थोड़ा सा यह हार्ड टॉपिक था, और इसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी थी। अब इसमें हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्कोप क्या होते हैं, डिस्चार्ज बॉडीज़ क्या होती हैं, डिस्चार्ज क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपना चार्ज खो बैठता है तो हम लोग डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, और अर्थिंग क्या होती है, ये तीन हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी इस टॉपिक के अंदर। हम लोग पढ़ेंगे स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। अब लाइटनिंग की असल में स्टोरी क्या थी, लाइटनिंग कहाँ से आती है या फिर कहाँ से आई है। इट इज़ नाउ पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन, हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सप्लेन लाइटनिंग इन टर्म्स ऑफ द चार्ज प्रोड्यूस बाय रबिंग। अब ये पॉसिबल है कि हम लोग एक्सप्लेन कर पाएँ कि जो चार्ज प्रोड्यूस होता है, तो चार्ज कहाँ से प्रोड्यूस होता है, रबिंग से होता है। ठीक है, you learned in class 7 that during the development of thunderstorm the air currents move upwards while the water droplets move downwards। आप लोगों ने क्लास 7 में ये पढ़ा होगा कि जब थंडरस्टॉर्म जब आ रहा होता है, ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है तो जो एयर करंट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं। ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म ऊपर, सपोज ये बादल है, ठीक है, जब थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है तब जो
जो एयर करंट्स होते हैं, जो एयर में करंट दौड़ रहे होते हैं, वो सब अब ऊपर जाते हैं, ऊपर की तरफ को जाते हैं। ये सब लोग ने हम लोग क्लास 7 में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो एयर करंट्स होते हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं जब जो है थंडरस्टॉर्म आ रहा होता है, वाइल द वाटर ड्रॉपलेट्स वेयर मूव डाउनवर्ड। और वहीं पर जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो नीचे आती हैं। अब कहाँ पे ये बिजली प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि जो थंडरस्टॉर्म होता है वो भी एक इलेक्ट्रिकल शॉक से आता है, इलेक्ट्रिकल शॉक ही होता है, ठीक है। अब देखो, एयर करंट्स ऊपर जा रहे हैं और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो नीचे आ रही हैं। अब यहाँ ना कहीं तो थंडरस्टॉर्म यानी कि जो बिजली है वो प्रोड्यूस हो रही है ना। दिस विजरस मूवमेंट कॉज सेपरेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पर बहुत ही यही खतरनाक मूवमेंट जो होती है ना, इसी की मदद से जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं दोनों। पहले तो सारे एयर करंट्स एयर चार्जेस एक साथ होते हैं, लेकिन इस मूवमेंट के बाद सारे चार्जेस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो जाते हैं। बाय अ प्रोसेस नॉट येट कम्प्लीटली अंडरस्टूड। आप लोगों को अभी भी इस प्रोसेस से नहीं समझ में आएगा। द पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट्स नियर द लोअर एजेस। ठीक है, जो पॉजिटिव एजेस होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो अपर साइड ऑफ द अपर एज ऑफ द क्लाउड्स में होते हैं, यानी कि क्लाउड्स के अपर एजेस में होते हैं, ठीक है। और वहीं पर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, वो लोअर साइड में होता है क्लाउड के, ठीक है। तो दोनों ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है क्लाउड के, और नीचे जो क्लाउड के नेगेटिव चार्ज हो जाता है। देयर इज एन एक्सलेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर द ग्राउंड ऑल्सो। और जो ग्राउंड होता है ना, नीचे जो हम लोग की ज़मीन है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब देखो, बादल के ऊपर वाले टॉप एज में भी पॉजिटिव चार्ज, ग्राउंड में भी पॉजिटिव चार्ज, और बीच में नेगेटिव चार्ज, यानी कि क्लाउड के लोअर एज में नेगेटिव चार्ज होता है। इसके बाद क्या लिखा है, when the magnitude of the accumulated charges become very large, the air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow, ठीक है। जब जो है मैग्नीट्यूड जो होता है, ठीक है, जो चार्जेस होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, यानी कि चार्जेस का जो उनकी स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जो उनका अमाउंट होता है चार्जेस का, वो बहुत बढ़ जाता है इस समय पे। द एयर विच इज़ नॉर्मली अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ नो लॉन्गर एबल टू रेजिस्ट देयर फ्लो। अब जो एयर अभी तक एक पुअर कंडक्टर थी इलेक्ट्रिसिटी की, अब उसको नहीं झेल पाती है, ठीक है। उस इलेक्ट्रिसिटी को नहीं झेल पाती है, उस चार्ज का फ्लो नहीं झेल पाती है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मीट प्रोड्यूसिंग द स्ट्रीक्स ऑफ ब्राइट लाइट एंड साउंड। अब जो नेगेटिव चार्ज होता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि अब मैं आपको पिक्चर के माध्यम से समझाने वाला हूँ। ये देखो, हम लोग का ऊपर जो क्लाउड्स होंगे, बहुत सारे ढेर सारे क्लाउड्स हैं। मैंने एक ही क्लाउड बनाया, लेकिन 2 क्लाउड बना लेते हैं। अब यहाँ बहुत सारे क्लाउड्स हैं। अब इस क्लाउड को भी हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, और नीचे भी एक लैंड बना लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये थोड़ा सा बना लिया है। यहाँ पे है पॉजिटिव करंट्स, ठीक है। ऊपर भी है पॉजिटिव करंट, यहाँ पे भी, और यहाँ नीचे है नेगेटिव करंट्स, ठीक है। नेगेटिव करंट भी बना लेते हैं यहाँ पे नीचे हम लोग। आप लोगों को भी समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ थोड़ा सा पीछे लिखा है बैकग्राउंड में, इस वजह से। लेकिन आप लोगों को बस सोचना है, ऊपर पॉजिटिव करंट, नीचे नेगेटिव करंट है, ठीक है। अब जो थंडरस्टॉर्म हो रहा है ना, वो इसी सब में हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज से मीट करते हैं, यानी कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मीट करते हैं। तो ऊपर भी थंडरस्टॉर्म हो रहा है, ठीक है। यानी कि दोनों सारे नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। और अब नीचे भी आप लोग सुनते होंगे कि हाँ भाई, बिजली से पेड़ गिर गया, बिजली का खंभा गिर गया। अब सर वो तो अलग बात हो गई, लेकिन बिजली सबसे मेन बात होती है कि बिजली ज़मीन पे गिरी। अब वो गिरती कहाँ से है, ज़मीन पे आती कहाँ से है, वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है।
अब देखो जो ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो नेगेटिव चार्ज है और नीचे जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। सो जब ये दोनों, अब देखो एयर तो अब इसको रेजिस्ट नहीं कर पा रही, यानी कि एयर भी अब कुछ नहीं कर पाएगी इन सब चीज़ों में, क्योंकि अब ये जो चार्ज का फ्लो हो गया ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इसलिए जो एयर होती है वो भी रेजिस्ट नहीं कर पाती। एयर भले ही पुअर कंडक्टर है तब भी वो इस इतने ज़्यादा फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर पाती, इतने ज़्यादा तेज़ फ्लो को झेल नहीं पाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है, वो दोनों एक दूसरे से ज़मीन तक भी मिल जाते हैं। वो जो क्लाउड में मिल रहे थे वो तो अलग बात थी, ठीक है, क्लाउड में मिल रहे थे वो भी बहुत अलग बात है, लेकिन वो ज़मीन में इसलिए मिल जाता है क्योंकि एयर का कुछ नहीं रोल हो जाता है, फिर तो एयर कुछ नहीं कर पाती है और फिर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मिल जाते हैं। इसी वजह से लाइटनिंग क्रिएट होती है और लाइटनिंग हम लोगों को थंडरस्टॉर्म की फॉर्म में दिखती है या फिर बिजली के फॉर्म में बिजली नीचे गिरती हुई दिखती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। we see streaks of as lightning। हम यही बताया मैंने कि हम लोग इस चीज़ को स्ट्रीक्स ऑफ लाइटनिंग में देखते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है, बिजली गिरना, ये सब हटना और बिजली गिरना, ये सब किसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो हम लोगों ने पिक्चर भी बना के दी है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है और नीचे भी पॉजिटिव चार्ज है। जब ये यहाँ तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल रहा है, ठीक है, इधर साइड में, लेकिन नीचे इस वजह से आके गिर जाते हैं नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनके बीच की जो एयर होती है वो ठीक है, जो इनके बीच की जो एयर है ये इनके इस चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट नहीं कर पाती, झेल नहीं पाती है। इसी वजह से नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज के साथ मिल जाता है और बिजली क्रिएट करता है, यानी कि जैसे थंडरस्टॉर्म आ रहा है, यही चीज़ होती है और इसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी अकर बिटवीन 2 और मोर क्लाउड्स। जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का प्रोसेस है वो एक या उससे ज़्यादा, सॉरी, एक या दो क्लाउड्स में ही पाया जा सकता है, और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, और क्लाउड्स और अर्थ के बीच में, यानी कि ज़मीन और आसमान के बीच में, क्लाउड्स के बीच में पाया जा सकता है, ठीक है। टुडे वी नीड नॉट गेट फ्राइटेंड बाय द लाइटनिंग लाइक एन आर एंसेस्टर्स डिड। हम लोग के जो सिस्टर्स थे, हम लोग के जो पूर्वज थे, वो लाइटनिंग से डरते थे, ठीक है। हम लोगों को आज नहीं डरना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को इसके बारे में अब पता चल गया है कि कहाँ से लाइटनिंग क्रिएट होती है। नाउ वी अंडरस्टैंड बाय द बेसिक फिनोमिना। हम लोग अब समझ सकते हैं एक सिंपल से बेसिक से फिनोमिना की मदद से। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू, सॉरी मैंने गलत पढ़ा ये, नाउ वी अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमिना। अब हम लोग इस फिनोमिना को अच्छे से पढ़ सकते हैं, फिर हम लोग इस फिनोमिना को समझ चुके होंगे। साइंटिस्ट आर ट्राइंग हार्ड टू इम्प्रूव दिस अंडरस्टैंडिंग। हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है इसको और इम्प्रूव करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए साइंटिस्ट बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग की जो अंडरस्टैंडिंग है, हम लोग को जो हम अभी तक हम लोग समझे हैं, इसको और अच्छे से इम्प्रूव कर दिया जाए, कि ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। हाउएवर लाइटनिंग स्ट्राइक कोड डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अब लेकिन अगर लाइटनिंग किसी के ऊपर गिरती है, जब बिजली किसी ऊपर अगर गलती से भी गिर गई, तो बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा तहस नहस कर देती है। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। जब भी लाइटनिंग आती है या लाइट गिरती है, तो हम लोगों को कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। तो वो क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए मैं आपको बताता हूँ। अब जब लाइटनिंग और फिर थंडरस्टॉर्म आता है, तो आप लोगों को ओपन प्लेस में नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कोई भी ओपन प्लेस में आप जाके ना खड़े हो जाना, ठीक है, नहीं तो आपके ऊपर भी लाइटनिंग गिर सकती है। हियरिंग थंडर इज एन अलर्ट टू रश टू सेफ्टी प्लेस, ठीक है। अगर आप लोगों को थंडर की आवाज़ आ रही है, थंडर यानी कि बिजली की आवाज़ आ रही है
बिजली कड़कने की, तो आप लोगों को ये अलर्ट मिल रहा है कि आपको जल्दी से भाग के जाके सेफ प्लेस पे खड़े हो जाना चाहिए। आफ्टर हियरिंग द लास्ट थंडर वेट फॉर सम टाइम देयरफॉर कमिंग आउट ऑफ द सेफ प्लेस। आप लोगों को थंडर की आवाज़ ख़त्म हो जाने के बाद आपको थोड़ी सी देर वेट करना चाहिए, तभी जाके आप लोगों को सेफ प्लेस से बाहर आना चाहिए। नहीं तो फिर हो सकता है आप लोग कुछ लोग सोचते होंगे कि बिजली की आवाज़ ख़त्म हो गई, यानी कि थंडर स्टॉर्म तो गया है, यानी कि अब तो बिजली आएगी, बिजली कड़क ही नहीं रही है तो बिजली भी नहीं गिरेगी। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक बार बिजली कड़कने की आवाज़ बंद हो गई, थंडर की जो आवाज़ आ रही है वो बंद हो गई, उसके बाद आपको थोड़े से समय के लिए रुकना होगा। उसी के बाद थोड़े समय रुकने के बाद आपको बाहर आना चाहिए सेफ प्लेस से, यानी कि जो सेफ प्लेस पे आप बैठे हैं वहीं पर आपको थोड़ी देर बैठना चाहिए। फाइंडिंग अ सेफ प्लेस, आपको एक सेफ प्लेस कहाँ से ढूंढे? हम लोगों ने इतनी बार बोला सेफ प्लेस, लेकिन कौन सी सेफ प्लेस पे हम लोग को जाना चाहिए? अ हाउस और अ बिल्डिंग इज अ सेफ प्लेस। जो हाउस होता है या फिर बिल्डिंग होती है वो एक सेफ जगह होती है। इफ़ यू आर ट्रैवलिंग बाय अ कार और अ बस, यू आर अ सेफ इनसाइड विद अ विंडो एंड अ डोर ऑफ द व्हीकल शट। ठीक है, अगर आप एक कार या फिर बस से ट्रेवल कर रहे हो तो आप लोगों के लिए अंदर ही रहना सेफ है। और किस तरह से अंदर रहना चाहिए? आप लोगों को विंडोज़ को बंद कर देना चाहिए और डोर्स को और जो व्हीकल्स के डोर हैं वो उनको भी बंद कर देना चाहिए। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म। एक थंडरस्टॉर्म आने के समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? आप लोग को बाहर क्या करना चाहिए? ओपन व्हीकल लाइक मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मैकेनरीज, ओपन कार्स आर नॉट सेफ। अगर ये सारी जगह जो ओपन चीज़ें हैं जैसे मोटर बाइक्स, ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन मैकेनरी, ओपन कार्स, ये सब जो होते हैं ना ये सेफ़ नहीं होते हैं। ओपन फील्ड, टॉल ट्रीज, शेल्टर इन पार्क्स, एलिवेटेड प्लेसेस डू नॉट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम लाइटनिंग स्ट्रोक्स। जैसे ओपन फील्ड्स हो गए, टॉल ट्रीज हो गए, शेल्टर इन पार्क्स हो गए, ये सब चीज़ें, और एलिवेटेड प्लेसेस हो गई, ये सारी चीज़ें हम लोग को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये ओपन प्लेस जो है आपको अर्थक्वेक की तरह ओपन प्लेसेस आपको अर्थक्वेक की तरफ जाना चाहिए। ठीक है, अर्थक्वेक जब आता है तब आपको ओपन प्लेस फील्ड्स या प्लेसेस में जाना चाहिए। बाकी लाइटनिंग के समय आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि लाइटनिंग आपके ऊपर भी गिर सकती है। ठीक है, कैरिंग एन अम्ब्रेला इज नॉट एट ऑल आइडिया अ गुड आइडिया ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म के समय आपके लिए एक अम्ब्रेला लेके जाना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। लोग क्या करते हैं, अम्ब्रेला लेके जाते हैं थंडरस्टॉर्म के समय, लेकिन ऐसा करना नहीं है जरूर, मतलब ठीक बात नहीं है। ठीक, ऐसा नहीं करना चाहिए आप लोगों को। इफ़ इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ शॉर्टर ट्री। अगर आप एक फॉरेस्ट में हो तो एक छोटे से ट्री के अंदर आप लोगों को शेल्टर लेना चाहिए। इफ़ नो शेल्टर इज अवेलेबल एंड यू आर इन ओपन फील्ड, स्टे फार अवे फ्रॉम ऑल ट्रीज, स्टे अवे फ्रॉम पोल्स और अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स। अगर आप एक ओपन फील्ड में हो, दूर जाता कुछ नहीं है, कि कोई भी शेल्टर नहीं है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए? आप लोगों को कोई भी हर एक पोल से दूर रहना चाहिए, कोई भी ट्री नहीं हो आपके साथ आसपास। ठीक है, और हाँ ये भी हो कि कोई भी आपके आसपास मेटल ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ना कोई मेटल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ना कोई पोल होना चाहिए, बिजली का पोल भी नहीं होना चाहिए या किसी चीज़ का पोल नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके आसपास कोई ट्री भी नहीं होना चाहिए। डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड इंस्टेड। आपको ग्राउंड पे भी लेट नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इंस्टेड स्क्वाट एंड लो ऑन द ग्राउंड। ठीक है, कुछ इस तरह से आप लोगों को ग्राउंड पे बैठ जाना चाहिए। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर नीज विद द हेड बिटवीन द हैंड्स। दिस पोजीशन विल मेक यू द स्मॉलेस्ट टारगेट टू बी स्ट्रक। आप लोग को ये पोजीशन रखोगे तो सबसे स्मॉलेस्ट टारगेट आप बन जाओगे लाइटनिंग का। ठीक है, मतलब आपको बहुत ही कम चांसेस है कि आपको भी स्ट्राइक करे लाइटनिंग। ठीक है, इनसाइड द हाउस। अब घर के अंदर आपको क्या, अब घर के अगर आपके पास शेल्टर है, घर के अंदर हो आप लोग, तो आप लोगों को क्या क्या चीज़ें घर के अंदर करनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स घर के अंदर करने चाहिए? लाइटनिंग कैन बी स्ट्राइक टेलीफोन कॉर्ड्स और इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड मेटल पाइप्स। मेटल पाइप्स को, इलेक्ट्रिकल वायर्स को और टेलीफोन कॉर्ड्स को भी ये लाइटनिंग स्ट्राइक कर सकती है।
डू यू रिमेंबर लाइटनिंग इज एन इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज? क्या आप लोगों ने ये आपको ये क्या याद है कि जो लाइटनिंग होती है वो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होती है? ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म कॉन्टैक्ट विद दीज शुड बी अवॉइडेड। इन सब से कॉन्टैक्ट में रहना, ये चीज़ आपको अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चीज़ें होती हैं इन सबको चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। इट इज़ सेफर टू यूज़ मोबाइल फ़ोन्स एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स। आप लोगों को मोबाइल फ़ोन यूज़ करो या फिर आप लोग कॉर्डलेस फ़ोन यूज़ करो, ये ज़्यादा बेटर होगा। हाउएवर इट इज़ नॉट वाइज टू कॉल अप अ पर्सन हु इज़ रिसीविंग योर फ़ोन थ्रू अ वायर्ड फ़ोन। अगर आप एक वायर्ड फ़ोन से एक पर्सन को कॉल कर रहे हो तो ये एकदम सेफ नहीं है। बाथिंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द थंडरस्टॉर्म टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द रनिंग वाटर। एक रनिंग वाटर के साथ आपको रनिंग वाटर से नहीं नहाना चाहिए, मतलब सॉरी, आपको बाथ नहीं लेनी चाहिए जब भी थंडरस्टॉर्म आया हो। इसकी मदद से क्या होगा, अगर आप बाथ नहीं लोगे तो रनिंग वाटर से कांटेक्ट लाइटनिंग का छूट जाएगा। यानी कि अगर देखो वाटर जो होता है वो जो वाटर होता है वो एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसलिए आप लोगों को इसके भी कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लाइक कंप्यूटर्स, टीवीज एक्सेट्रा शुड बी अनप्लग्ड। कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, ये सारी चीज़ें अनप्लग कर देनी चाहिए, यानी कि इन सब का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल लाइट्स कैन बी रिमेन ऑन। लेकिन जो इलेक्ट्रिकल लाइट्स होती हैं वो ऑन रखी जा सकती हैं। दे डू नॉट कॉज एनी हार्म। ये सब चीज़ें कोई भी हार्म नहीं पहुँचाती हैं हम लोग के लाइफ को या फिर हम लोग की प्रॉपर्टी को, या फिर लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी से या फिर जो थंडरस्टॉर्म हो रहा है उसका और इलेक्ट्रिकल लाइट्स का इन दोनों का कोई भी संबंध नहीं है। लाइटनिंग कंडक्टर्स, हम लोग की दूसरा टॉपिक है लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द लाइटनिंग। अब ये लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी बिल्डिंग को लाइटनिंग से, ठीक है। अ मेटेलिक रॉड टॉलर देन द बिल्डिंग इज इंस्टॉल्ड इन द वॉल्स ऑफ द बिल्डिंग ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन। उसके कंस्ट्रक्शन के समय एक बहुत ही बड़ी, बिल्डिंग से भी बड़ी एक इलेक्ट्रिकल रॉड कह रहा हूँ, मेटालिक रॉड आपकी बिल्डिंग में इंस्टॉल की जाती है जब बिल्डिंग बन रही होती है, ठीक है। One end of the rod is kept out of the air and the other buried deep in the ground. तो एक जो एंड होता है उस रॉड का वो एकदम एकदम ऊपर होता है, एकदम थोड़ा बिल्डिंग से थोड़ा सा ऊपर होता है, और एकदम एक जो होता है रॉड का एंड वो एकदम नीचे गहराई में होता है, ठीक है। द रॉड प्रोवाइड्स ईजी रूट फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज टू द ग्राउंड। जो रॉड होती है वो एक ईजी रूट बनाती है ग्राउंड में ले जाने के लिए, इलेक्ट्रिक चार्ज को डायरेक्ट ग्राउंड में ले जाए। देखो ऊपर एक पोल निकला होगा, जैसे सपोज ये देखिए, ये फोटो है, इसमें ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के एकदम टॉप पे आप देख सकोगे, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप पे, बिल्डिंग के एकदम टॉप पे देख सकते हैं आप लोगों के एक छोटा सा पोल निकला है मेटालिक रॉड निकली है, और नीचे एकदम लास्ट में ये आके ख़त्म हुई है, देख सकते हैं लाइन बनी, और कंस्ट्रक्शन के समय हर एक बिल्डिंग में बनाई जाती है। सो आप लोग भी इसको देख सकते हो, इस पिक्चर को। सो अगर जब लाइटनिंग होता क्या है ना, जब लाइटनिंग का थंडरस्टॉर्म का वेदर बनेगा, थंडरस्टॉर्म जब एक लाइटनिंग, ये तो ज़्यादा चांसेस है, 90% चांसेस है कि लाइटनिंग इस बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी। लेकिन कहाँ गिरेगी, वो यहाँ गिरेगी। अगर इस बिल्डिंग के ऊपर गिरनी होगी लाइटनिंग तो यहाँ गिरेगी, और इसकी वजह से क्या होगा, जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा ना वो किसी के घर में नहीं जाएगा, डायरेक्ट नीचे चला जाएगा, ठीक है, ज़मीन के नीचे। और ज़मीन के नीचे जाते जाते कहाँ चला जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका बिल्डिंग भी बच सकेगी, ठीक है। The metal column used during the construction, electrical wires and water pipes in the building also protect us to an extent. जो मेटल कॉलम्स होते हैं, यानी कि जो ये मेटल कॉलम्स होते हैं, सब चीज़ें, और जो मेटल के सामान होते हैं
कंस्ट्रक्शन के समय जो यूज़ किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल वायर्स हो गया और वाटर हो गया, वाटर पाइप्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना बिल्डिंग में, ये भी कुछ एक्सटेंट तक हम लोगों को लाइटनिंग से प्रोटेक्ट करती हैं। बट डू नॉट टच देम ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म के समय इन सबको टच करना नहीं चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। जैसे हम लोग अभी तक तो पढ़ रहे थे लाइटनिंग के बारे में, लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक्स के बारे में। ठीक है, जस्ट लर्न अबाउट द थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग। आप लोग ने अभी अभी थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग बारे में पढ़ा है। इन क्लास 7 यू लर्न अबाउट द साइक्लोन्स। आप क्लास 7 में पढ़े थे साइक्लोन्स के बारे में। दीज नेचुरल फिनोमेना कैन बी कॉज लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी। ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे हम लोग ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। फॉर्चुनेटली दीज फिनोमिना कैन बी प्रेडिक्टेड टू सम एक्सटेंट। जो ये फिनोमिना होते हैं, यानी कि जो साइक्लोन वाइक्लोन वगैरह सब होते हैं, ये सब लोग कुछ एक्सटेंट तक पहचाने जा सकते हैं कि हाँ ये आने वाला है। ये मतलब ये चीज़ जैसे साइक्लोन हो गया, साइक्लोन कुछ समय पहले से ही प्रेडिक्ट करके रख लिया जाता है या फिर किया जा सकता है, क्योंकि इनको प्रेडिक्ट करना आसान होता है। लेकिन वेदर डिपार्टमेंट कैन वार्न अबाउट अ थंडरस्टॉर्म डेवलपिंग इन सम एरियाज। हम लोग साइक्लोन्स के बारे में कुछ एक्सटेंट तक पता कर सकते हैं, और हम लोग थंडरस्टॉर्म के बारे में कि हाँ थंडरस्टॉर्म आने वाला है, इस चीज़ के बारे में हम लोग जो वेदर डिपार्टमेंट होता है हम लोगों का, वो भी कुछ एक्सटेंट तक इसको प्रेडिक्ट करके रख सकता है, या फिर इसके बारे में जानकारी रख सकता है और सब लोग को बता सकता है कि कहाँ कहाँ थंडरस्टॉर्म आने वाला है। If a thunderstorm occurs, there is always a possibility of lightning and cyclones accompanying it। ठीक है, अगर थंडरस्टॉर्म आता है तो ये पक्का कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी होती है कि लाइटनिंग हो, और ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि साइक्लोन्स भी उस जगह, अगर वो पानी के करीब है, जैसे कोस्टल एरियाज हैं, कोस्ट पे है, किसी भी लैंड के कोस्ट पे है, तो ये पॉसिबिलिटी होता है कि साइक्लोन्स आ जाए। ठीक है, उसी के साथ साथ साइक्लोन्स भी आ जाए। सो वी गेट टाइम टू टेक अ मेजर टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम द डैमेज कॉज्ड बाय दीज फिनोमिना। तो इसी वजह से अगर हम लोग को अगर एक थोड़ी सी देर के बाद में प्रेडिक्शन मिल जाए कि हाँ ये सब चीज़ें, ये वाला फिनोमिना होने वाला है, थोड़ी सी देर के अंदर हो जाएगा, तो हम लोग कुछ समय पहले से ही अपना जो डैमेज होने वाला था उससे उससे बच सकते हैं, कुछ मेजर्स लेके उससे बच सकते हैं। लेकिन देयर इज हाउएवर आर नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, वन नेचुरल फिनोमिना विच वी आर नॉट एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली। लेकिन अभी भी हम लोग के पास एक ऐसा नेचुरल फिनोमिना है जिसके बारे में हम लोग अभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, मतलब अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हम लोग अभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि हाँ, थोड़े समय पहले हम लोग इसको प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। इट कैन कॉज डैमेज टू ह्यूमन लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑन अ ह्यूज स्केल। बहुत ही बड़ी मात्रा में वो ह्यूमन लाइफ को डैमेज पहुंचाता है। अ मेजर अर्थक्वेक occurred in India on October 2005 in यूरी एंड तंगधार और यूरी में 2008 अक्टूबर 2005 में बहुत ही बड़ा मेजर अर्थक्वेक अकर हुआ था इंडिया में। और ये जो उरी था, सॉरी उरी था। तो ये दोनों टाउन्स में नॉर्थ कश्मीर में फिगर 15.8 में ये पिक्चर दी गई है। इतना बड़ा ज़्यादा डैमेज हुआ था उरी और तंगधार में, नॉर्थ कश्मीर की पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इसमें 8 अक्टूबर 2005 में अर्थक्वेक आया था। ठीक है, बहुत ही खतरनाक अर्थक्वेक था। अब देखो इसमें स्केल नापी जाती है अर्थक्वेक में, तो इसके बारे में हम लोग अभी थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे कि कितना स्केल का अर्थक्वेक आया और इसको कैसे नाप सकते हैं, किस मशीन से नापा जाता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देर में पढ़ेंगे। बिफोर दैट अ मेजर अर्थक्वेक अकर्ड 26 जनवरी 2001। अब देखो रिपब्लिक डे के दिन ही 2001 में इंडिया में जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है, तब भुज डिस्ट्रिक्ट, इंडिया में गुजरात, जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिस दिन, उसी दिन 26 जनवरी 2001 को भुज डिस्ट्रिक्ट, यानी कि जो भुज है, गुजरात में भुज है एक जगह, वहाँ पे भी अर्थक्वेक आया था। ठीक है, अगला बाद में लिखा है 15.5 एक्टिविटी दी गई है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द
ह्यूज डैमेज ऑफ टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक। हम लोग अपने पेरेंट्स से पूछिए कि एक जगह मतलब ऐसा अर्थक्वेक का एक ऐसे अर्थक्वेक के बारे में पूछिए कि जिसमें बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में लाइफ और प्रॉपर्टी के बारे में लाइफ और प्रॉपर्टी में डैमेज हुआ है। ठीक है, लाइफ और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है किस अर्थक्वेक से। ठीक है, कलेक्ट अ फ्यू पिक्चर्स शोइंग द डैमेज, और उस डैमेज को दिखाते हुए कुछ पिक्चर्स आपको कलेक्ट करनी है। कॉज्ड बाय दिस अर्थक्वेक फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन ऑफ दोज डेज। उस समय के उस दिन का जो न्यूज़पेपर होगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन की जो कुछ फ़ोटोज़ होती हैं उसको देखना होगा आप लोगों को, और उसको उनसे निकाल के फ़ोटोज़ आपको कलेक्ट करनी होगी। प्रिपेयर अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द सफरिंग ऑफ द पीपल ड्यूरिंग आफ्टर द अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आने के समय और अर्थक्वेक आने के बाद जो जो चीज़ें हुई हों, या फिर जो जो पीपल उस चीज़ को सफ़र किए हों, उस चीज़ का क्या क्या चीज़ें लोगों के साथ हुई हैं जब जो अर्थक्वेक आ रहा होगा और जब अर्थक्वेक चला गया होगा, तो इसके बारे में आपको एक रिपोर्ट बनानी है। व्हाट इज़ एन अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक होता क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन इट अकर्स? जब वो आता है तब क्या होता है? व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज इट्स इफेक्ट? हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके। देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वी शैल डिस्कस बिलो। अब हम लोग इन्हीं 3 क्वेश्चन के बारे में इस पूरे आगे के टॉपिक्स में पढ़ेंगे। व्हाट इज एन अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक होता क्या है? एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग ऑफ ट्रेम्बलिंग ऑफ अर्थ व्हिच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। एक अर्थक्वेक वो होता है जब हम लोग जब एक सडन शेकिंग होती है एक अर्थ की, और वो लास्ट कब करता है? बहुत ही छोटे टाइम में लास्ट ख़त्म हो जाता है। मतलब लास्ट मतलब ख़त्म हो जाता है, बहुत ही छोटे टाइम में ही ख़त्म हो जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो अर्थक्वेक्स होते हैं 3 मिनट के, 2 मिनट के, 1 मिनट के हो जाते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं। इट इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड द अर्थ। ये किसी वजह से होता है, कोई ऐसा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है अर्थ के एकदम डीप क्रस्ट में। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। जो अर्थक्वेक होता है हाँ, ज़्यादातर समय में अर्थ के चारों तरफ, अर्थ के कहीं पे किसी भी कोने में अकर हो जाता है। दे आर नॉट इवन नोटिस, वो नोटिस भी किए नहीं जा सकते हैं। ठीक है, मेजर अर्थक्वेक्स आर मच लेस फ्रीक्वेंट। जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं, बड़े अर्थक्वेक्स होते हैं, वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी होते आते हैं। सॉरी, फ्रीक्वेंट मतलब कम समय में आते हैं। दे कैन कॉज इमेंस डैमेज टू बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड पीपल। लोगों को, बिल्डिंग को, ब्रिजेस को, डैम्स को बहुत ही ज़्यादा डैमेज वो पहुंचाते हैं मेजर अर्थक्वेक्स। देयर कैन बी ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बहुत ही बड़ा लॉस हो सकता है लाइफ और प्रॉपर्टी को इनकी वजह से। अर्थक्वेक कैन कॉज फ्लड, लैंडस्लाइड एंड सुनामीज, लैंडस्लाइड और फ्लड भी इनकी वजह से हो सकता है। अब मेजर सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशन ऑन 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर को ही इंडियन ओशन में भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी सुनामी अकर हुई थी 2004 के चलते समय में, साल में। ऑल द कोस्टल एरियाज अराउंड द ओशन सफर्ड ह्यूज लॉसेस। बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ था कोस्टल एरियाज को। ठीक है, जो ओशन के चारों तरफ जो कोस्टल एरियाज थे उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस सहना पड़ा था। एक्टिविटी 15.6। अब एक्टिविटी 15.6 के बारे में हम लोग इस अब पढ़ने वाले हैं। क्या है एक्टिविटी 15.6? टेक एन आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड। एक अपने वर्ल्ड के आउटलाइन मैप को ले लीजिए। लोकेट द ईस्टर्न कोस्ट एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द इंडिया में आपको अंडमान और निकोबार आइलैंड को आपको लोकेट करना है। मार्क अदर कंट्रीज अराउंड द इंडियन ओशन विच कुड हैव सफर्ड डैमेज। आप लोग को बहुत सा अदर भी बहुत और भी कंट्रीज को मार्क करना होगा उसके अंदर जो कि डैमेज को सफ़र किए होंगे। ठीक है, इंडियन ओशन में ही आपको मार्क करना होगा कि बहुत जो कंट्रीज़ अर्थक्वेक का डैमेज सहे हैं, अर्थक्वेक या सुनामी का डैमेज सहे हैं। कलेक्ट अकाउंट्स ऑफ द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय द सुनामी इन इंडिया फ्रॉम योर पेरेंट्स और अदर एल्डर्स इन द फैमिली और इन द नेबरहुड। आप लोगों को उस डेवेस्टेशन को, उस डिस्ट्रक्शन के बारे में कुछ उस सुनामी ने जो डिस्ट्रक्शन कॉज किया है या फिर किया है उसके बारे में आपको अपने पेरेंट्स से या फिर बहुत भी बड़े लोगों से, अपने फैमिली में बड़े लोगों से पूछना होगा, या फिर नेबरहुड में भी ये पूछ सकते हो, यानी कि अपने नेबर से भी आप पूछ सकते हो। व्हाट क्या होता है अर्थक्वेक? अब अर्थक्वेक किस वजह से होता है? माय ग्रैंडमदर टोल्ड मी दैट द अर्थ इज बैलेंस्ड ऑन द
horn of a bull, and when the bull shifts it into the other horn, an earthquake takes place. How could it be true? अब उसकी मदर एक बूजो की मदर ग्रैंड मदर कहती हैं कि एक सांड का जो हॉर्न होता है उसको उसकी वजह से ही अर्थक्वेक होता है। जब वो बुल अपने हॉर्न को शिफ्ट करता है तब जो है इसी वजह से अर्थक्वेक हो जाता है। तो वो बूजो पूछता है कि ये किस तरह से ट्रू है। अब मैं बता दूं कि ये जो अर्थक्वेक होता है वो एक कुछ प्लेट्स की मदद से होता है जो नीचे होती हैं ठीक है। इसी वजह से ये अर्थक्वेक कॉज होता है। In ancient time, people did not know the true cause of earthquakes. जो ancient टाइम में जो लोग होते थे वो जो है इस earthquake के बारे में नहीं जान पाते थे अच्छे से। Their ideas were therefore expressed in the mythical stories such as one told by भूजो grandmother. एक वो जो उनकी स्टोरीज थी वो जो है एकदम माइथिकल थी, ठीक है, मिथ से भरी हुई थी, यानी कि उसमें बहुत सारे स्टोरीज थी, ऐसे तरह तरह के अपने मन से बनाई हुई स्टोरीज हैं थी जो कि भूजो के जैसे कि भूजो की ग्रैंडमदर ने बनाया। यानी कि वो लोग किसी को अलग अलग चीज़ों में भरोसा करके रखते थे, मतलब कोई भी सच्चाई नहीं जान सकता था उस समय। सिमिलरली मिथ्स वेयर प्रेवेलेंट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही ऐसे ही मिथ्स जो है प्रिविलेंट हैं और भी वर्ल्ड के पार्ट्स में, ठीक है, और भी वर्ल्ड के लोगों को भी कुछ ऐसे ही मिथ्स में अभी भी हैं। वॉट कुड कॉज अ डिस्टर्बेंस इनसाइड द अर्थ। अब क्या चीज़, एक ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है जो कि अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस ला सकती है। नाउ वी नो दैट द ट्रीमर्स आर कॉज्ड बाय द डिस्टर्बेंस डीप डाउन इनसाइड द अपर मोस्ट ऑफ द अर्थ कॉल्ड क्रस्ट। हम लोग को ये तो पता है कि जो ट्रेमर्स होते हैं वो डिस्टर्बेंस जो ट्रेमर्स होते हैं वो जो है डिस्टर्बेंस की वजह से होते हैं, जो कि अपर मोस्ट लेयर अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर में होता है, ठीक है। जो डिस्टर्बेंस होता है, ट्रेमर्स होते हैं, ठीक है, वो अपर मोस्ट लेयर यानी कि क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में होता है, ठीक है। द आउटर मोस्ट ऑफ द अर्थ इज नॉट इन वन पीस। जो द आउटर मोस्ट लेयर, जो सबसे बाहर की जो लेयर है ना अर्थ की, वो जो है एक ही पीस में नहीं है, यानी कि आउटर मोस्ट यानी कि क्रस्ट एक ही पीस में नहीं है। इट इज़ फ्रेगमेंटेड, ये टूटी हुई है, अलग अलग है। ईच फ्रेगमेंटेड इज कॉल्ड अ प्लेट। जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में कि वो सब प्लेट्स की वजह से होता है अर्थक्वेक। अब जो फ्रेगमेंट होता है, जो ये हर एक फ्रेगमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट कहते हैं। दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ये जो प्लेट्स होती हैं वो कंटिन्यूअस मोशन में होती हैं, ठीक है। दे when they brush past one another, or a plate goes under another due to collision, they cause disturbance in the earth crust. अब ये क्यों होता है अर्थक्वेक? जब एक प्लेट होती है ना, ठीक है, जो अंदर की जो प्लेट होती है वो जब एक दूसरे के ऊपर नीचे आ जाती है, एक दूसरे के नीचे और ऊपर हो जाती है, यानी कि एक प्लेट के नीचे आ जाती है, एक प्लेट ऊपर चली जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है प्लेट्स, तब या फिर जब उन दोनों प्लेट का कोलाइजन हो जाता है, या फिर दोनों एक दूसरे से टकरा जाती हैं, दो प्लेट्स एक दूसरे से टकरा जाती हैं या एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती हैं, तब जो है ऐसा सिचुएशन बन जाती है कि क्रस्ट के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। दे कॉज डिस्टर्बेंस इन द अर्थ क्रस्ट, और वो अर्थ क्रस्ट में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करती हैं। इट इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट शोज अप एज एन अर्थक्वेक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और यही डिस्टर्बेंस को अर्थ पे एज अ अर्थक्वेक दिखता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कोलाइड कैसे करते हैं ये लोग, और ब्रशिंग पास्ट क्या होता है, ठीक है। ब्रशिंग पास्ट को दिखाया गया और कोलाइडिंग को दिखाया गया उन लोगों के, ठीक है। तो ब्रशिंग पास्ट किसे कहते हो, आप लोग सोच रहे हो कि ब्रशिंग पास्ट से कहते हैं जब एक प्लेट एक दूसरे के ऊपर चली जाती है, या फिर कोलाइडिंग इसे कहते हैं जब जो है दो प्लेट्स एक दूसरे से कोलाइड कर जाती हैं, ठीक है। और मैं इस वीडियो को अभी यहीं पर एंड करना चाह रहा हूँ, क्योंकि
इस वीडियो को उससे पहले एक थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके जाते हैं। सस्पेंस ये क्रिएट करते हैं, इफ़ द साइंटिस्ट नो सो मच अबाउट द earthquake, कैन दे ऑल्सो प्रेडिक्ट व्हेन एंड वेयर द नेक्स्ट वन विल स्ट्राइक। जब साइंटिस्ट को पता है कि अर्थक्वेक के बारे में इतना पता है, तो फिर वो लोग प्रेडिक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं कि कहाँ पे एक और अर्थक्वेक क्रिएट होने वाला है। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, और इस टॉपिक को मैं अगले पार्ट में ज़रूर से कवर कर दूंगा, पूरे इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा ही लंबा हो चुका है। और ये वीडियो हो चुका है 50 मिनट का, यानी कि लगभग 1 घंटे का वीडियो हो चुका है। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखे होंगे, होप है सही। अगर आप इस वीडियो को ज़रूर से पूरा देख चुके हो तो आप लोगों को इतना पार्ट तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। और हो सकता हो अगर बीच बीच में आप लोग कोई पार्ट ना समझ में आया हो तो आप लोग ज़रूर से जाके कमेंट में बता देना, और ज़रूर से जाके हम लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर वो लाल बटन दिख रही है, यानी कि आप लोग को इस टॉपिक में आपको इंटरेस्ट नहीं है, यानी कि आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो ये वीडियोस बनते हैं, इन सब टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो उस लाल बटन को जाके दबा दो। क्योंकि अगर आप लोग उस बटन को दबाओगे और बेल आइकन को भी ऑन कर देना, अगर आप लोगों को ऐसी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप लोगों को ज़रूर से इस वीडियो इन मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इस वीडियो को लाइक कर लेना अगर ज़रा से भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।